नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको कृषि की उत्पत्ति के भाग 6 के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने कृषि की उत्पत्ति के भाग 5 के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल और मध्य युग में फसलों का जो विस्तार है वो किस प्रकार हुआ उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं आधुनिक युग में फसलों का जो विस्तार है वो किस प्रकार से हुआ। आविष्कारों के महान युग के अंतिम काल को फसलों के विस्फुरण का आधुनिक काल माना जा सकता है। तो जो आविष्कार का जो महान युग का जो अंतिम काल था उसको हम आधुनिक काल मान सकते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यूरोप में जो फसलों का विस्तार है वो किस तरह से हुआ। 1500 ईस्वी तक यूरोप में उत्पन्न फसलें मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी एशिया से विस्फुरित हुई थीं। यहाँ की जलवायु दशाओं और आदिकालीन तकनीकों के कारण ये मुख्यतः भूमध्य सागर प्रदेश के बाल्कन, डैन्यूब घाटी और यूक्रेनी मैदान सहित यूरोप के मैदानी निचले प्रदेशों तक सीमित थी। तो वहाँ की जो जलवायु दशाएं थी और आदिकालीन तकनीक थी उसके कारण ये मुख्य रूप से भूमध्य सागर के बाल्कन, डैन्यूब घाटी, यूक्रेनी मैदान और यूरोप के मैदानी के निचले प्रदेश तक ही सीमित रही। यूरोप में वर्तमान पौधों का आगमन वहाँ 17वीं शताब्दी तक हो चुका था। तो यूरोप में जो वर्तमान में जो पौधे पाए जा रहे हैं उनका सबका आगमन जो था वो 17वीं शताब्दी तक हो चुका था। यूरोप में उपजाई जाने वाली अधिकांश घासें भूमध्य प्रदेश की देशज हैं, यानी वहीं की जो घासें हैं वो भूमध्य प्रदेश की देशज हैं। परंतु नवीन किस्मों का विचरण वहां नील नदी के बेसिन, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड से हुआ। तो जो नवीन किस्में थी उनका फैलाव विभिन्न स्थानों से हुआ। यहाँ अब हम देख पा रहे हैं कि अफ्रीका में जो है वो किस तरह से फसलों का फैलाव हुआ। अफ्रीका का उत्तरी भाग दक्षिणी पश्चिमी एशियाई जीन केंद्रों से जुड़ा था, जहां से गेहूं, जौ, फ्लैक्स, फलियों का नील बेसिन, तटीय भूमध्य सागर सहायक बना। तो जो अफ्रीका का उत्तरी भाग था वो दक्षिणी पश्चिमी एशियाई जीन केंद्रों से जुड़ा था, जहां से गेहूं, फ्लैक्स, फलियों का जो विस्तार है वो नील बेसिन और तटीय भूमध्य सागर जो है उसका सहायक बन गया। यूरोप वासियों ने 15वीं शताब्दी के उपरांत ही सहारा मरुस्थल के दक्षिण में प्रवेश किया। तो ये जो यूरोप के वासी थे उन्होंने सहारा मरुस्थल में जो प्रवेश किया वो 15वीं शताब्दी के बाद ही किया। अतः इसके पूर्व वहां बहुत कम उपजों की पहुंच संभव हुई। तो 15वीं शताब्दी से पहले यहाँ किसी प्रकार की फसलों का जो विस्तार था वो नहीं हुआ था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक अफ्रीका महाद्वीप पर सर्वत्र मक्का उपजाई जाती थी। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका से 16वीं शताब्दी में पश्चिमी अफ्रीका में चुकंदर का शुभारंभ हुआ। तो जो चुकंदर का जो शुभारंभ हुआ वो 16वीं शताब्दी में हुआ। मूंगफली का प्रवेश 17वीं शताब्दी में ब्राजील से हुआ। तो जो अफ्रीका में मूंगफली का जो प्रवेश हुआ वो ब्राजील से 17वीं शताब्दी में हुआ। और कोको व रबड़ वहां 19वीं शताब्दी में इथोपिया से लाए गए। तो और जो कोको और रबड़ थे वो 19वीं शताब्दी में उनका जो विस्तार हुआ वो इथोपिया से लाए गए, तब उनका यहाँ पर विस्तार हुआ। अब दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें कि वहां किस तरह से फसलों का फैलाव हुआ। 15वीं शताब्दी के उपरांत से लगभग 1965 तक, यानी जब तक हरित क्रांति उत्पन्न हुई, भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कृषि तौर तरीके व फसल प्रारूपों में
बहुत कम बदलाव आया। मतलब 15वीं शताब्दी से लेकर जब तक हरित क्रांति आई थी तब तक यहाँ के जो कृषि तौर तरीके थे उनके प्रारूप में जो था बदलाव जो था वो बहुत ही कम देखने को मिला। आविष्कार के महान युग के उपरांत ही फिलीपाइंस व दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य द्वीपों में अमेरिकी फसलों का आगमन हुआ था। भारत में मक्का, मिर्च, टमाटर, चुकंदर, अनानास उपजे पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में लाई गई थी। तो ये जो मक्का, मिर्च, टमाटर है ये पुर्तगालियों द्वारा जो थे 16वीं शताब्दी में लाए गए थे भारत में। कहवा सर्वप्रथम 1600 ईस्वी में यूरोप वासियों द्वारा भारत में लाया गया। तो कहवा जो है वो 16वीं शताब्दी में यूरोप वासियों के द्वारा भारत में लाया गया था और उसे मैसूर में 1607 ईस्वी में उपजाया, जो अति शीघ्र ही अपना लिया गया। यानी मैसूर कर्नाटक में उसको 1607 में उगाया गया और वहां पर उसको क्या है शीघ्र ही लोगों ने अपना लिया। चाय दक्षिण पूर्व एशियाई मुख्य भूमि की देशज उपज है, परंतु भारत में इसकी कृषि को अंग्रेजों के काल में ईस्ट इंडिया और इंडो चीन में डच कंपनी की स्थापना के पश्चात ही प्रश्रय मिला। यानी जो चाय थी वो क्या हुआ, इसकी कृषि जब अंग्रेजों के काल और ईस्ट इंडिया या इंडो चीन कंपनी के बाद ही यहाँ पर चाय जो है उगाई जाने लगी। व्यापारियों द्वारा भारत में रबड़ ब्राजील से 1876 ईस्वी के उपरांत लाई गई। कपास सिंधु घाटी में उत्पन्न की गई और 17वीं शताब्दी तक यह सतत उत्पन्न होने वाली झाड़ी थी। उत्तम जाति की कपास भारत में ईरान व नील नदी की घाटी से पहुंचकर प्रसारित हुई। यानी जो अच्छी किस्म की जो कपास थी वो भारत में ईरान व नील नदी की घाटी में पहुंचने के बाद में यहाँ पर पहुंची। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में मक्का, चुकंदर, मनियोक, मूंगफली, तंबाकू, ताड़ तेल व रबड़ की उपजों का उत्पादन डच, पुर्तगाली व अंग्रेज व्यापारियों द्वारा मध्य व दक्षिण अमेरिका से लाकर आरंभ हुआ। तो दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में जो मक्का, चुकंदर, मनियोक, मूंगफली, तंबाकू इत्यादि, रबड़ इत्यादि का जो उत्पादन था वो डच, पुर्तगालियों व अंग्रेज व्यापारियों द्वारा मध्य और दक्षिण अमेरिका से लाकर के यहाँ प्रारंभ हुआ। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं उत्तम जाति की कपास को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका में जो फसलों का विस्तार है वो किस तरह से हुआ। पश्चिमी मार्ग द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचने के प्रयास में कोलंबस ने 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका की खोज करी थी। उसके पूर्व वहां रेड इंडियंस द्वारा देसी पौधों की कृषि की जाती थी। तो अमेरिका की खोज के पूर्व वहां क्या था, रेड इंडियंस जो लोग थे वो देसी पौधों की कृषि करते थे। अमेरिका में सन 1620 व 1700 ईस्वी के मध्य यूरोप वासियों द्वारा भूमध्य सागरीय उपजों जैसे गेहूं, जौ आदि का फैलाव हुआ। भारतीय प्रवासी जो यहाँ पश्चिमी द्वीपों के गन्ना खेतों में काम करने हेतु आते थे, अपने साथ चावल के बीज लाए। तो जो भारत में जो प्रवासी लोग थे वो यहाँ पर क्या है, गन्ना के खेतों में काम करने के लिए आते थे, तो साथ में चावल के बीज भी वो ले आए। अतएव चावल आजकल भी उष्णकटिबंधीय अमेरिका के फसली प्रारूप का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो वर्तमान में क्या हो गया कि उष्णकटिबंधीय अमेरिका के फसली प्रारूप का जो चावल है वो महत्वपूर्ण अंग बन गया है। स्पेन व पुर्तगालवासी अपने साथ यहाँ जैतून, अंजीर, खट्टे मीठे फल, अंगूर और बेल ले आए। यानी अंगूर की बेल, मीठे खट्टे मीठे फल, अंजीर, ये सब जो है स्पेन व
गालवासी द्वारा यहाँ पर लाए गए। सन 1798 में कैलिफोर्निया में अंगूर बेल की उपज आरंभ हुई तथा रबड़ उष्ण अमेरिका का देशज पौधा है। सन 1890 में मोटर कार उद्योग के विकास ने ब्राजील में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ावा दिया। तो 1890 में जैसे ही मोटर कार उद्योग का विकास हुआ तो उसकी वजह से ब्राजील में प्राकृतिक रबड़ का जो उत्पादन था वो बढ़ गया। परंतु ब्राजील के प्राकृतिक रबड़ को मलेशिया के प्राकृतिक रबड़ व विकसित देशों के कृत्रिम रबड़ की प्रतिस्पर्धा के कारण उसे मुकाबला करने में पर्याप्त कठिनाई पहुंची, क्योंकि जो ब्राजील का प्राकृतिक रबड़ था वो मलेशिया के प्राकृतिक रबड़ और विकसित देशों के कृत्रिम रबड़ के कंपैरिजन में उसकी जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए उसको पर्याप्त कठिनाई हुई उन सब का मुकाबला करने में। नई दुनिया में मवेशी पालने का विस्तार तेजी से हुआ। इस हेतु वहां विस्तृत चारागाहों की आवश्यकता अनुभव की गई। तो जो मवेशी पालन का जो व्यापार था वो तेजी से बढ़ा, तो उसके कारण क्या हुआ, विस्तृत या बड़े चारागाहों की आवश्यकता जो है वो अनुभव की जाने लगी। अतएव मवेशी कृषि अमेरिकी भूमि पर पश्चिम की ओर खिसक कर ओहियो व केंटुकी राज्यों तक जा पहुंचे। तो मवेशी जो है धीरे धीरे पश्चिम की ओर जाते 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 ओहियो व केंटुकी राज्यों तक वो पहुंच गए। यहाँ सस्ते लागत पर मक्का का उत्पादन मवेशी को मोटा बनाने हेतु संभव बना। तो इस क्षेत्र में क्या था, पश्चिमी क्षेत्र में जो मक्का का उत्पादन अधिक होता था, जिससे क्या हुआ, मवेशी को मोटा बनाया जाना संभव हुआ। सन 1805 ईस्वी तक मवेशी विस्तार भूभाग से समुद्र तटीय मंडियों तक जा पहुंचा। संयुक्त राज्य दक्षिणी राज्य कपास व तंबाकू के निर्यातक बन चुके थे, जबकि मध्य पश्चिम व कनाडा के मैदान गेहूं के भंडार हैं। यहाँ विशाल मात्रा में उत्पादित मक्का पर साधारणतः मवेशी, सूअर, मुर्गी का पालन पोषण निर्भर है। अब हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो फसलों का विस्तार है वो किस तरह से हुआ। यहाँ की अधिकांश कृषि फसलों का प्रारंभ यूरोप से आए प्रवासियों की कॉलोनियों में 18वीं व 19वीं शताब्दी में हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो फसलों का विस्तार था उसका कारण था यूरोप से जो प्रवासी आए थे वो अपने साथ में कुछ विशेष प्रकार की फसलें लाए थे, उनके कारण ही यहाँ 18वीं व 19वीं शताब्दी में जो फसलों का विस्तार शुरू हुआ। गेहूं, फलियां, तिलहन, चावल, कपास, गन्ना, केला व अंगूर जैसी उपजें ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेज व्यापारियों द्वारा लाई गई, परंतु 16वीं शताब्दी तक भी प्रशांत महासागर के अधिकांश द्वीप जैसे पॉलिनेशिया व माइक्रोनेशिया आदि निर्जन पड़े थे, यानी वहां लोगों का जो बसाव था वो चुनने के बराबर था। इन द्वीपों में स्पेनी चावल का प्रसार 16वीं शताब्दी में हुआ और 18वीं शताब्दी तक उस प्रदेश में मक्का व मनियोग का विस्तार हो चुका था। आगे 19वीं शताब्दी में पैसिफिक द्वीपों पर गन्ना, केला, कहवा, कोको, रबड़ व खट्टे मीठे फलों का विस्फोरण हुआ। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं पॉलिनेशिया व माइक्रोनेशिया को मानचित्र के द्वारा दर्शाया गया है, उनकी स्थिति को। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है और यहाँ इस स्लाइड पर बुक रेफरेंस दिया गया है कि यदि आप इस टॉपिक से संबंधित इसके बारे में यदि विस्तृत अध्ययन करना चाहें या कृषि भूगोल से संबंधित किसी अन्य विषय का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ इस स्लाइड पर पुस्तक संदर्भ दिया गया है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें
और कृषि की उत्पत्ति से संबंधित विषय को समझने के लिए आप इससे जुड़े हुए सभी वीडियो का अध्ययन जरूर करें। अंत में आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।